morning and welcome back on the topic हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के 8वें पार्ट में। 8वें पार्ट हेलो एल्केन और हेलो एरीन के 8वें पार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रिडक्शन की। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन के रिडक्शन रिएक्शन की हम बात करेंगे। कौन से रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। अपचयन अभिक्रिया तो जब हम किसी मेटल की यानी धातु की उपस्थिति में किसी एल्किल हैलाइड को अपचयित कराते हैं तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में। देखिए एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं हमारे पास RX है, इसके साथ हम निकिल की प्रेजेंस में हम इसको अपचयित कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं? निकिल की प्रेजेंस में इसको अपचयित कराते हैं तो ये R यानी कंप्लीट एल्केन बना देता है। ये क्या बना देता है? एल्केन प्लस HX हाइड्रोजन हैलाइड और एल्केन का निर्माण करता है। कैसे ये करता है, इसकी एक रिएक्शन को अब हम देख लेते हैं। बेसिक सा, जब हम मेटल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं तब हम बात कर रहे हैं इसकी। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है CH3 CH2 Br। ये रिएक्शन है हमारे पास और इसको हम किसकी प्रेजेंस में? निकिल की प्रेजेंस में 525 केल्विन तक हीट करते हैं। कितने केल्विन तक? 525 केल्विन तक इसको हीट करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ अलग हो जाता है। जो एक हाइड्रोजन है वो एक ब्रोमीन के साथ अलग होता है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे CH2 के साथ जुड़कर एथेन का निर्माण कर लेता है। यानी C2H6 प्लस HBr, ये आपका एथेन है और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। ये आपका एथिल ब्रोमाइड है। ये रिएक्शन हो गया हमारे पास। अब हम अगर दूसरे रिएक्शन की बात करें किसी, यानी एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसके पोजीशन पर निकिल की जगह पर पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं। निकिल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? पैलेडियम। अब हम किसी और टाइप के क्या करते हैं? रिडक्शन की बात करते हैं। ठीक, एक्चुअली में रिडक्शन होता कैसे है? जब हम जिंक को किसके साथ यूज करते हैं? अल्कोहल्स के साथ यूज करते हैं। ये भी एक टाइप का जो होता है वो रिजेंट होता है जब जिंक को अल्कोहल के साथ यूज किया जाता है, वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से हम रिडक्शन करते हैं। जब हम जिंक को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं C2H5OH के और हम इसको जब रिड्यूस कराते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो जिंक है कि यहाँ से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। दो हाइड्रोजन को क्या करता है? यहाँ से हटा देता है और क्या बना देता है? ZnO
C2H5 की होल ट्वाइस और प्लस 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। अब ये जो 2 हाइड्रोजन है यही हमारे रिएक्शन में यूज होंगे। यानी अगर हम ऐसा रिएक्शन लिखें C2H5Br और प्लस Zn के साथ C2H5OH हम लगा दें, यानी यहां हम सबसे पहले तो ऐसा लिख लेते हैं एक बार फुल फॉर्म दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास क्या बनेगा C2H6 प्लस HBr। लेकिन इस रिएक्शन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को कुछ इस टाइप से लिखें C2H5Br प्लस 2 हाइड्रोजन और क्या लगा दें Zl रख दें और साथ में ऑब्लिक करके C2H5OH लगा दें, तो यहां पर क्या है इसका मतलब कि जिंक को अल्कोहलिक मीडियम में घोला गया है। यानी जिंक जो हमारा मेटल है धातु है उसको अल्कोहलिक मीडियम में रखा गया है और जैसे ही जिंक को अल्कोहलिक मीडियम में रखते हैं वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, क्या उत्पन्न करना शुरू कर देता है, हाइड्रोजन उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ अलग हो जाएगा, हमारा ये प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट बन जाएगा C2H6 प्लस HBr। ठीक, ये हमारा रिएक्शन हो गया। रिडक्शन में कभी कभी हम लाल फास्फोरस का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लाल फास्फोरस का यूज करते हैं जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। यानी अब हम बात करें यूज ऑफ रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास C2H5I है। क्या है C2H5I यानी एथिल आयोडाइड। हमारे पास एथिल आयोडाइड है और हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, लाल फास्फोरस की। रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं और टेम्परेचर हमें रखना है 430 केल्विन। जब हम 430 केल्विन का टेम्परेचर रखकर इसको रिएक्ट यानी अभिक्रित कराते हैं तो दोनों आयोडीन एक दूसरे के साथ जुड़कर एक आयोडीन का मॉलिक्यूल बना लेती हैं और यहां से हाइड्रोजन C2H5 के साथ जुड़ जाता है और हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है C2H6 प्लस I2। ये भी हमारा एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक, चलो अब हम इसी के साथ साथ बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। किसकी हम बात कर लेते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। अगर हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात करें यहां तो चलिए पहले एक रिएक्शन देखते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता कैसे है, फिर एक दो नेम रिएक्शन हमारे पास बच रहे हैं हम उनको भी इसी हाथों हाथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात करेंगे हम, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो होता है वो एक टाइप का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का होता है। चलिए अब हम बात करते हैं
रीअरेंजमेंट रिएक्शन अर्थात पुनर्विन्यास अभिक्रिया की। हम किसकी बात कर रहे हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन यानी पुनर्विन्यास अभिक्रिया। जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, उनका गुण क्या होता है, स्पेशल क्राइटेरिया क्या होती है, ये जानते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को, जैसे कोई भी कंपाउंड हमारे पास है, उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी उसकी पोजीशन को बदल दें। अगर हमारे पास प्राइमरी कार्बन है, सॉरी प्राइमरी हेलो एल्केन है, तो हम उस प्राइमरी हेलो एल्केन को किसमें कन्वर्ट कर दें? सेकेंडरी हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर दें। और अगर हमारे पास सेकेंडरी हेलो एल्केन है तो उसको हम टर्शियरी हेलो एल्केन में अगर हम कन्वर्ट कर दें, तो ये प्रोसेस जो होगी वो क्या कहलाएगी? एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास जैसे ये रिएक्शन है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, और हम इसको रिएक्ट कराते हैं किसके प्रेजेंस में? AlCl3, या फिर टेम्परेचर को अगर हम ध्यान दें तो टेम्परेचर 573 डिग्री केल्विन का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 573 डिग्री केल्विन का। जैसे हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन अपना पोजीशन बदल देती है, अपना स्थान बदल देती है, और कहाँ पहुंच जाती है? 1 नंबर से हटकर ये 2 नंबर पर पहुंच जाती है। यानी ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, और यहां पर हमारा हो जाएगा Cl। ठीक, यानी ये जो था हमारे पास, ये था 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे हमारे पास क्या था रिएक्टेंट में? 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये कन्वर्ट किस में हो गया? टू क्लोरोप्रोपेन में। तो हम इसको अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो कुछ नहीं हुआ है सिवाय क्लोरीन की पोजीशन के चेंज के अलावा। क्लोरीन यहाँ 1 नंबर पे था और यहाँ कितने नंबर पे पहुंच गया है? 2 नंबर पे पहुंच गया है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी पुनर्विन्यास अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक, अब इस टॉपिक के बाद कुछ चीजें और हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं, वो हम बताते चलते हैं यहाँ, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर हो। तो हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कायरलिटी की। किसकी हम बात करेंगे? कायरलिटी की बात करेंगे, और ऑप्टिकल एक्टिविटी की भी हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाश सक्रियता। क्या है? ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाश सक्रियता। अगर हम ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाश सक्रियता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कौन से कंपाउंड जो होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव
नहीं होंगे। जैसे जो सनलाइट होती है, जो सूर्य से किरणें निकलती हैं, नॉर्मल किरणें जो निकलती हैं, वो एक निर्धारित प्लेन में होती है। कैसे होती हैं? एक निर्धारित प्लेन में, एक निश्चित अक्ष में होती है। ठीक, अगर ये हम माने कि ये हमारा सनलाइट है, यहां से हमारा ये सन है, तो यहां से अगर हम इस किरणों को निकालें, यहां से एक सोर्स जाए इस छिद्र से, तो हमारे पास क्या होगा? हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। और अगर हम इनको एक और काम करें, इनको और बेहतर रिजल्ट के लिए हम क्या करें, इनको एक निकोल प्रिज्म से पास आउट कराएं, निकोल प्रिज्म से गुजारें। कहां से गुजारें? एक निकोल प्रिज्म से। ये जब हम इनको निकोल प्रिज्म से पास आउट कराते हैं, तो ये जो किरणें होती हैं, ये प्लेन लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं? प्लेन लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्लेन लाइट में बदल जाती हैं। ठीक, अब प्लेन लाइट में बदलने के बाद उनको हम क्या करना है, हमें इन किरणों को, इन लाइटों को हमें कहां से पास कराना है, कहां से गुजारना है? उस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से गुजारना है, जिसका हमें ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करनी है। क्या करनी है? ऑप्टिकली एक्टिविटी, यानी प्रकाश सक्रियता या ध्रुवण घूर्णकता चेक करनी है। मान लो हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन रख लिया है कुछ, ठीक, यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन रख लिया है। और वो कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होगा? जिसकी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण घूर्णकता हमें चेक करनी है। जिसकी हमें क्या करनी है? ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी प्रकाश सक्रियता या ध्रुवण घूर्णकता हमें चेक करनी है। उसको हम यहाँ एक जार में भर के, कांच में भर के रख लेते हैं, और उससे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराते हैं। क्या कराते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराते हैं। तो जब हम पास कराएंगे तो उसकी तीन कंडीशन बन सकती हैं। पहला, फिर दूसरा, और वो तीसरा। पहले में क्या होगा? ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई चेंज ना आए। पहली चीज क्या हो सकती है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई चेंज ना आए। अगर कोई चेंज नहीं आता है, अगर ये चीज हमें मिलती है, तो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी प्रकाशिक अक्रिय है। ठीक, जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हमने इसमें भरा है वो कैसा है? प्रकाशिक अक्रिय है। लेकिन अगर वो इन सॉल्यूशंस को घड़ी की दिशा में रोटेट कर देता है, घड़ी की दिशा में क्या करता है? रोटेट कर देता है, तो ये कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और कैसा होगा? ये पॉजिटिव ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
कैसा होगा ये? पॉजिटिव एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव अर्थात दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक होगा ये। कैसा होगा? दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक होगा। अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है तो, कौन सी तरफ घूमता है? अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो वो दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक होगा। और अगर यही किरणें एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती हैं, यही हमारी किरणें कैसे घूम जाती हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती हैं। तो वो क्या होगा? निगेटिव ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, कैसा होगा वो? निगेटिवली ऑप्टिकली एक्टिव, यानी वाम ध्रुवण घूर्णक। कैसा होगा ये? वाम ध्रुवण। यानी हम जब किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश, कैसा? समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारते हैं, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब हम गुजारते हैं तो क्या होता है? तीन कंडीशंस मिल सकती हैं हमारे उस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन यानी कार्बनिक विलयन की। तीन कंडीशन कौन कौन सी मिल सकती हैं? या तो वो पदार्थ हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, या तो वो पदार्थ हमारा कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी प्रकाशिक अक्रिय होगा, या तो वो पदार्थ कैसा होगा? प्रकाशिक अक्रिय होगा, या तो कैसा हो सकता है? ऑप्टिकली एक्टिव होगा लेकिन क्लॉकवाइज घुमा देगा। ये जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसको कैसे घुमा देगा? क्लॉकवाइज घुमा देगा। अगर क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घुमाता है तो उसका नाम होगा, उस सॉल्यूशन का नाम दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक। क्या होगा? दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक। और अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको कहेंगे हम वामावर्त यानी वाम ध्रुवण घूर्णक। ये हमारे किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन की क्या थी? एक आइडेंटिटी है जब हम चेक करते हैं किसके बारे में? और उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करते हैं, यानी प्रकाशिक सक्रियता को जब हम उसके चेक करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी ध्रुवण घूर्णकता के कारण की। ठीक, हम किसकी बात करते हैं? कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी ध्रुवण घूर्णकता के कारण की। देखो, ध्रुवण घूर्णकता का सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो होता है काइरलिटी। क्या होती है? काइरलिटी यानी किरणता। ठीक, ध्रुवण घूर्णकता का सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो होता है काइरलिटी। यानी अगर कोई कंपाउंड यानी कोई यौगिक क्या करता हो? काइरलिटी शो करता हो, किरणता दर्शाता है, तो वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर वो काइरलिटी नहीं दर्शाता है तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी अगर काइरल है तो मतलब क्या है?
ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर अकाइरल है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अब हम जानते हैं कि काइरल क्या होते हैं और अकाइरल क्या होते हैं। सबसे पहले हम काइरल की डिफिनेशन जानते हैं। काइरल यानी किरेल हिंदी में कहते हैं, ठीक। इनकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो याद रखिए काइरल शब्द जो है ये केल्विन ने, यानी केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1884 में इसको सबसे पहले यूज किया था। कब यूज किया था? 1884 में, 1884 ईस्वी में इसको यूज किया था, ठीक। ये एक ग्रीक वर्ड केर होता है, केर से लिया गया है, ठीक। अब डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा है क्या है वो देखते हैं। जब कोई वस्तु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अनअध्यारोपित कैसे रहती है? अनअध्यारोपित यानी नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल यानी अनअध्यारोपित होती है, तो वह कैसी वस्तु कहलाती है? काइरल यानी काइरल वस्तु कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें क्या चीज? जैसे हमारा लेफ्ट हैंड है, अगर हम उसको किसके सामने रखें? दर्पण यानी मिरर के सामने रखें, तो वो हमारे कैसे दिखेगा? हमारे राइट हैंड की टाइप दिखेगा। कैसे दिखेगा? हमारे राइट हैंड की तरह दिखेगा। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को दिखाएं तो हमारे राइट हैंड की भांति दिखेगा। जैसे ये हमारा अगर लेफ्ट हैंड है तो अगर हम इसको मिरर के सामने रखते हैं तो ये हमारे इस हैंड की टाइप दिखेगा, यानी हमारा जो अंगूठा है वो तुरंत अपोजिट डायरेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। एकदम अपोजिट दिखेगा। हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के अपोजिट है। लेकिन अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखें तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं? एक दूसरे के ऊपर कहीं से भी अध्यारोपित नहीं होता है। यानी हमारा लेफ्ट हैंड राइट जो है वो राइट हैंड का कैसा है? काइरल है, ठीक। और बाकी अब हम नॉन काइरल और केमिस्ट्री में काइरलिटी हम कैसे चेक करेंगे उसके बारे में अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब के लिए थैंक यू।